मकबूल भट्ट से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आके अपने हालात के आज़ाद करें और हम जीत के लेंगे आजादी, ये जंग है जंग आजादी। ISI के अवानू को, ISI के अवानू को, रियासती ठेकेदारों को, रियासती ठेकेदारों को, ISI के अवानू को, पाकिस्तान के यारों को, तेरा काफिला रुका नहीं झुका नहीं, तेरा काफिला रुका नहीं झुका नहीं। मेरे हमवतन दोस्तों साथियों, मैं खुद भी अमूमी तौर पे इस बात का शाकी रहता हूँ कि हमारे प्रोग्रामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तवालत इख्तियार कर जाते हैं, मुकर्रीन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बात रिपीट होने के बावजूद बार बार फिर भी दोस्तों का इस्तदलाल होता है कि उन्हें बात का मौका मिलना चाहिए। मैं अपने कॉमरेड दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ फ्यूचर के लिए कि जब आप इस तरह का कोई एक प्रोग्राम जिसमें आप अपनी सबसे आला मर्तबत शख्सियत को खराज तहसीन खराज अक़ीदत पेश कर रहे हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये तकाज़ा करें कि आपको लाजिमन बातचीत का मौका मिले। प्लीज़ कंसंट्रेशन थोड़ी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे आपने दीगर जमातों के दोस्तों को भी बुलाया हुआ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने हिस्से के टाइम में से कुछ टाइम उन्हें देते, और वो क्योंकि जिस शख्सियत की आप बात करते हैं वो शख्सियत रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम इंसानों के लिए जदोजहद करती आई है। उस शख्सियत ने अगर ये कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के इंसानों की हुर्मत और वक़ार की तलाश में ये जदोजहद कर रहा हूँ, तो फिर उसमें रियासत जम्मू और कश्मीर का हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बुद्धिस्ट भी आता है, और वो तमाम ज़बानें बोलने वाले, चाहे कोशर ज़बान बोलने वाले हो, शीना ज़बान बोलने वाले हो, लद्दाखी ज़बान बोलने वाले हो, बल्ती बोलने वाले हो, डोगरी और गोजरी बोलने वाले हो, पहाड़ी बोलने वाले हो, मकबूल भट्ट शहीद ने उन सब के लिए एक इज्तिमाई जदोजहद की है। और फिर अगर आप थोड़ा सा उस तनाज़ुर को और वसी करें तो जब मकबूल भट्ट शहीद ये कहता है कि मैं फरसूदगी, अफलास, ग़ुलामी, जबर, इस्तिसाल, दौलत पसंदी और मुनाफ़क़त के ख़िलाफ़ बगावत का मुर्तकब हुआ हूँ, इससे ये बात बिल्कुल अयां हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी अफलास है, दुनिया में जहाँ कहीं भी पसमानगी है, दुनिया में जहाँ कहीं भी जहालत है, दुनिया में जहाँ कहीं भी बीमारी है, दुनिया में जहाँ कहीं भी जो है इस्तेसाल हो रहा है, दुनिया में जहाँ कहीं भी दौलत पसंदी है, मकबूल भट्ट शहीद और सब के लिए एक मीनारा नूर है, एक इस्तिआरा है। अजीज़ दोस्तों और साथियों, अपने दिलों को ज़रा वुसअत दीजिए। वुसअतुल क़ल्बी का ही तो प्रॉब्लम है हमारा। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि
हमारे एक दोस्त मुजफ्फराबाद में श्रीनगर के से उनका ताल्लुक है, और वो ये जो पिछले 20-25 साल से जो वादी कश्मीर जिस क्राइसिस का शिकार है, उसी में वो हिजरत करके मुजफ्फराबाद है। हसन साहब भी जानते होंगे, सलाम पीर साहब भी उन्हें जानते होंगे। इशफाकुल्लाह शाल आजकल जर्नलिज्म से मुंसलिक हैं। उन्होंने वो रावी है इस वाक़या के। मुझे एक दिन बताया उन्होंने कि मलिक मजीद साहब जब रिटायर हुए, जब उन्होंने लिबरेशन लीग को बाज़ाब्ता असर नो उन्होंने जब ज्वाइन किया और सियासी अमल को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो मुजफ्फराबाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मलिक साहब, आपका ताल्लुक जो है वो एक फ़लाँ NGO है मीरपुर में, वो फ़लाँ साहब उसको चलाते हैं, और हमें ये सुनने को मिला है कि उस NGO ने ये कुछ गबन किए। तो मलिक मजीद साहब थोड़े से, क्योंकि बड़े नफीस से इंसान हैं, थोड़े से परेशान हो गए, और बाद में जो जवाब उन्होंने दिया सो दिया। बाद में इशफाकुल्लाह शाल साहब से उनकी चूँकि अलग सलैक थी काफ़ी, तो उन्होंने कहा शाल साहब देखें, ये मेरे बारे में इस तरह कहते हैं आपके साफ़ी। तो उन्होंने जो खूबसूरत बात की, इशफाकुल्लाह शाल उम्र में वो बहुत मुझसे भी शायद छोटे होंगे उम्र में, मैंने कहा देखिए मलिक साहब, अब आप सियासी मैदान में आए हैं तो सियासत करने के लिए फिर इतना दिल गुर्दा होना चाहिए, इतना जिगरा होना चाहिए। तो ये इल्ज़ामात लगा करते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अमल बुनियादी तौर पे चीज़ों को दुरुस्त और गलत साबित करता है। और फिर इतनी बड़ी हिस्ट्री है इस बात की कि जिस शख्सियत के हम अपने आप को पैरोकार कहते हैं, तसलसल के साथ वो तकलीफ उठाता रहा। मैं आज थोड़ा अब सियासी बात कम और उनकी शख्सियत के हवाले से थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब वो छोटा बच्चा था, अभी डॉक्टर आफ्ताब साहब ने वो वाक़या सुनाया उनके स्कूल का, कि जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी, तो क्योंकि बच्चा फर्स्ट आए थे क्लास में, उन्हें इनाम दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बच्चों को, जो अपर क्लास के लोग थे, सॉरी जी मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद शायद मकबूल भट्ट शहीद की अलफ लैलवी शख्सियत के हवाले से बात करें तो फिर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। कि वो जो दौलत याफ्ता लोग थे या अमीर लोग थे, उनके बच्चों को, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ये इन्फ्लुएंसेस चलते हैं समाज के अंदर, तो उन बच्चों को उन्होंने दो ग्रुपों में अलग करके, जैसे दो सेक्शंस हैं, गरीब लोगों के बच्चों को एक तरफ और पैसे वाले जो लोग थे उनके बच्चों को एक तरफ। तो भट्ट साहब ने कहा, यानी वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा, उसने कहा मैं ये नाम नहीं लूँगा और उस वक्त तक नहीं लूँगा कि जब तक आप मेरे क्लास फेलोज को, मेरे दोस्तों को जब इकट्ठा नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि वही दिन था जब मकबूल भट्ट शहीद ने उस तबकाती जदोजहद के खिलाफ जो अपनी आवाज़ बुलंद कर दी थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दीवार के ऊपर ये लिख दिया जाए कि मैं सोशलिज्म चाहता हूँ, चाहे आपको उसके जो माने हैं वो सही तरह से खुद भी ना पता हो। भट्ट साहब जब ये कहते हैं कि मैं दौलत पसंदी के खिलाफ बगावत का मुर्तकब हुआ हूँ, इसका मतलब ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ भी मसावात नहीं है, माशी नाइंसाफ़ी है, माशी ना हमवारी है, मकबूल भट्ट शहीद उसके खिलाफ सफ़ा रहा था। और मकबूल भट्ट शहीद का ये सफ़र इस एतबार से भी जारी और सारी, मैंने जैसे कहा कि उसतुल कल्बी डॉक्टर फारूक हैदर साहब रावलपिंडी में उनके बड़े दोस्त उनके गुजरे हैं भट्ट साहब के। और डॉक्टर फारूक साहब वो शख्स हैं, गंगा हाईजैकिंग केस में जब लाहौर के शाही किले में इन तमाम दीवानों के ऊपर जब नारवा तशद्दुद रवा रखा जा रहा था,
नारवा इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बसा औकात जब हम आपको भी 2 घंटे यहाँ पे बिठा के रखेंगे तो बुनियादी तौर पे हम भी कुछ ना कुछ तशद्दुद कर रहे होते हैं। तो नारवा से मुराद ये कि जब आप तशद्दुद की हदूद से भी जो है ना बहुत दूर कहीं चले जाते हैं। कुछ दिन पहले भी गालिबन किसी ने महमूद कश्मीरी साहब ने जो हाल ही में एक किताब कंपाइल हुई है दीवानों पे क्या गुजरी, उसमें अशरफ कुरैशी साहब का जो अदालती बयान है जब ये पढ़ के सुनाए तो आप यकीन जानिए कि दिलो जिगर कट रहे थे कि ऐसे भी इंसान हैं कि जो अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात का तसल्लुत चाहते हुए आपके खिलाफ जो है वो इस हद तक इंसानियत सोच किस्म के मजालिम ढाने के ऊपर तैयार हो जाते हैं। तो मैं कह ये रहा था कि डॉक्टर फारूक हैदर साहब को जब शाही किला लाहौर में तशद्दुद से गुजारा जा रहा था तो जिस रूम में उनके ऊपर तशद्दुद ढहाया जा रहा था उसके साथ के कमरे से खवातीन की चीखने और चलाने की आवाज़ें आ रही थी। तो डॉक्टर फारूक साहब को पंजाब पुलिस के वो जो जालिम ओहदेदार थे, जो कोई भी थे, उन्होंने कहा कि हमने आपकी बेटी और आपकी वाइफ जो है यहाँ लाई हुई है और आपके सामने उससे उन्हें बरहमना करके जो है उनके साथ आजादी की कातिल फौज, पाकिस्तान की बातल आजादी की कातिल फौज, पाकिस्तान की बातल वो जो ज्यादती, अब मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, तो अदरवाइज आप जो बयान हम लेना चाहते हैं वो बयान आप जो है ना वो दें। बहरहाल वो उस तशद्दुद, देखिए इंसानों की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, शायद ये एक बहुत बड़ा मरहला था उनके लिए और उन्होंने वो बयान दे दिया। बाद में अदालत में उन्होंने बताया कि जी ये तशद्दुद के ज़रिए जो है मुझसे ये बयान लिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन मकबूल भट्ट शहीद ने उस दोस्त को भी माफ़ कर दिया, हालांकि वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस केस का। और हमारे यहाँ आलम ये है तंग नजरी का, तासुब का, कि वो जो जिस खित्ते से हम आए ना, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हर वो शख्स जो सियासत में आना चाहता है और सियासत का आगाज करता है तो जो उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ये होती है कि जनाब मैं रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जनाब इस सियासी फील्ड में आया हूँ। हर शख्स आप उठा के देखिए, अखबारों के मुंह पाले हुए होते हैं इन बयानात से। एक मरतबा ये गालिबन मैं 2011 में जब यहाँ आया था तो नॉटिंगम से किसी दोस्त ने कहा जी कि रेडियो के लिए आपका इंटरव्यू करना है। तो मैं ब्रेडफोर्ड था तो फ़ोन पे वो उन्होंने किया। मैंने कहा ये हालत ये है कि हम में से हर शख्स जो है वो जम्मू कश्मीर को आज़ाद तो कराना चाहता है, यानी AJK से जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हालत ये है कि जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी वतन की हुर्मत, वकार और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की, तकालीफ उठाई, अपने वालिदैन को छोड़ा, गरीबुल वक्तनी इख्तियार की और पेशावर जैसे समाज में जहाँ ना उसकी ज़बान थी ना कल्चर था, वहाँ अपनी दो बीवियाँ और अपने बच्चे छोड़ के वो बार बार उस तरफ जाता था। क्या था उसके अंदर, क्या तड़प थी, क्या दुख था उसे, क्या तकलीफ थी उसे। बुनियादी तौर पे वो कस्मा पुरसी में के अंधेरों में डूबी उस कौम को उससे उभारना चाहता था। कहता था कि 5,500 साल तारीख के हम अमीन हैं और वो गुमगुश्ता तारीख उसके रेस्टोरेशन में चाहता हूँ। मैं महाराजा ललिता दत्ता और मैं सुल्तान शहाबुद्दीन सदरुद्दीन के उस जम्मू कश्मीर को तलाश कर रहा हूँ। क्या बुराई थी उसमें? और आलम यह है कि उस आज़ाद कश्मीर जिसे बार बार ये कहा जाता है कि जनाब ये तो हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के लिए जो हमने इसे आज़ाद कराया, उस बेस कैंप की हालत ये है कि जिस शख्स ने इस वतन, इस रियासत में बसने वाले
उस वक्त 1.25 करोड़, तो 1.5 करोड़ लोग कहते हैं, 1.5 करोड़ इंसानों की आज़ादी, हुर्मत, वकार के लिए इतनी तकालीफ उठाई, उसके नाम पे किसी एक मोहल्ले का नाम नहीं रखा गया, उसके नाम के ऊपर किसी एक ब्रिज का नाम नहीं रखा गया, किसी एक कॉलेज, किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम उसके नाम पे नहीं रखा गया कि लोग उससे इंस्पायर होके तो उस हकीकी जदोजहद आज़ादी के साथ जुड़े। हिंदुस्तान से, भारत से ये गिला हम क्यों करते हैं कि उसने मकबूल भट्ट को फांसी पे चढ़ाया और फिर उसके बाद उसे जेल में दफन कर दिया? क्यों करते हैं हम ये गिला? हमारा अपना अमल जो है वो कितना उस राइट डायरेक्शन में है, हम खुद कितना, मैं तो ये समझता हूँ सच्ची बात है, मैं दोस्तों का दिल रखने के लिए और एक बड़े उस कौमी इत्तेहाद के लिए मैं उस दिन जो है लंदन गया, ये 11 फरवरी को, और मैं ये जानता हूं कि मकबूल भट्ट शहीद को जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर आजाद और खुद मुख्तार होगी तो हम पूरे प्रोटोकॉल और पूरी अजमत के साथ उसकी रिमाइंड से हम सामने लेंगे। ये दरख्वास्तों से, ये पटिशन से, ख्वाजा सिंह की बात में एक्सेप्ट करता हूं, ये कोई देने वाला नहीं है हमें। भट्ट की राह हमारी है, जंग हमारी जारी है, भट्ट की राह हमारी है, जंग हमारी जारी है, भट्ट की राह हमारी है, जंग हमारी जारी है। अजीज दोस्तों, मकबूल भट्ट अनपढ़ कोई जो है वो कोई जाहिल शख्स नहीं था, हाईली एजुकेटेड, MA LLB। पेशावर यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ता था तो उसके साथ उसके जो कलीग्स थे, अहमद फराज, पाकिस्तान का इतना बड़ा शायर, प्रोफेसर तलहा, प्रोफेसर जहीन अहमद और कुछ और ऐसे नामी ग्रामी शख्सियात जो पेशावर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबा हजात में अपनी सर्विसेज देते रहे, उनका क्लास फेलो था। और मकबूल भट्ट शहीद की कमिटमेंट के ऊपर अहमद फराज ने कई मरतबा ये वाक़या सुनाया है हमारी कश्मीरियों की मजलिसों में। मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ उससे। उन्होंने कहा कि मकबूल भट्ट शहीद के चेहरे पे दाढ़ी जो है बड़ी जचती थी, तो जो क्लास फेलो, फीमेल क्लास फेलोज थी, वो बहुत ज़्यादा मकबूल के पास आके तो डिस्कशंस किया करती थी। तो अपना कहते हैं कि मैं उससे बड़ा जेलस होता था। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शेर के ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा था कि ये शेर किस शायर का है। मैंने कोट किया कि फलां का है, मकबूल कह रहे थे कि फलां का है। मैंने मकबूल को कहा कि चलें शर्त लगाते हैं, मैं हारा यानी अहमद फराज हारा तो मैं 100 रुपये दूंगा। तो मकबूल अगर तुम हारे तो चलो अभी तुम्हारा जो ना रोजगार वगैरह का सिलसिला यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, तो तुम जब छोटा बच्चा था, अभी डॉक्टर आफ्ताब साहब ने वो वाक़या सुनाया उनके स्कूल का, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी तो क्योंकि बच्चा फर्स्ट आए थे क्लास में, उन्हें इनाम दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बच्चों को जो अपर क्लास के लोग थे, सॉरी जी मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही शायद मकबूल भट्ट शहीद की अलफ लैलवी शख्सियत के हवाले से बात करें तो फिर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी कि वो जो दौलत याफ्ता लोग थे या अमीर लोग थे, उनके बच्चों को, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ये इन्फ्लुएंसेस चलते हैं समाज के अंदर, तो उन बच्चों को उन्होंने 2 ग्रुपों में अलग करके, जैसे 2 सेक्शंस हैं, गरीब लोगों के बच्चों को एक तरफ और पैसे वाले जो लोग थे उनके बच्चों को एक तरफ। तो भट्ट साहब ने कहा, यानी वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा, उसने कहा मैं ये नाम नहीं लूँगा और उस वक्त तक नहीं लूँगा कि जब तक आप मेरे क्लास फेलोज को, मेरे दोस्तों को जब इकट्ठा नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि
वही दिन था जब मकबूल भट्ट शहीद ने उस तबकाती जदोजहद के खिलाफ जो अपनी आवाज़ बुलंद कर दी थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दीवार के ऊपर ये लिख दिया जाए कि मैं सोशलिज्म चाहता हूँ, चाहे आपको उसके जो माने हैं वो सही तरह से खुद भी ना पता हो। भट्ट साहब जब ये कहते हैं कि मैं दौलत पसंदी के खिलाफ बगावत का मुर्तकब हुआ हूँ, इसका मतलब ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ भी मसावात नहीं है, माशी नाइंसाफ़ी है, माशी ना हमवारी है, मकबूल भट्ट शहीद उसके खिलाफ सफ़ा रहा था। और मकबूल भट्ट शहीद का ये सफ़र इस एतबार से भी जारी और सारी, मैंने जैसे कहा कि उसतुल कल्बी डॉक्टर फारूक हैदर साहब रावलपिंडी में उनके बड़े दोस्त उनके गुजरे हैं भट्ट साहब के। और डॉक्टर फारूक साहब वो शख्स हैं कि गंगा हाईजैकिंग केस में जब लाहौर के शाही किले में इन तमाम दीवानों के ऊपर जब नारवा तशद्दुद रवा रखा जा रहा था, नारवा इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बसा औकात जब हम आपको भी 2 घंटे यहाँ पे बिठा के रखेंगे तो बुनियादी तौर पे हम भी कुछ ना कुछ तशद्दुद कर रहे होते हैं। तो नारवा से मुराद ये कि जब आप तशद्दुद की हदूद से भी जो है ना बहुत दूर कहीं चले जाते हैं। कुछ दिन पहले भी गालिबन किसी ने महमूद कश्मीरी साहब ने जो हाल ही में एक किताब कंपाइल हुई है दीवानों पे क्या गुजरी, उसमें अशरफ कुरैशी साहब का जो अदालती बयान है जब ये पढ़ के सुनाए तो आप यकीन जानिए कि दिलो जिगर कट रहे थे कि ऐसे भी इंसान हैं कि जो अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात का तसल्लुत चाहते हुए आपके खिलाफ जो है वो इस हद तक इंसानियत सोच किस्म के मजालिम ढाने के ऊपर तैयार हो जाते हैं। तो मैं कह ये रहा था कि डॉक्टर फारूक हैदर साहब को जब शाही किला लाहौर में तशद्दुद से गुजारा जा रहा था तो जिस रूम में उनके ऊपर तशद्दुद ढहाया जा रहा था उसके साथ के कमरे से ख़वातीन की चीखने और चलाने की आवाज़ें आ रही थी। तो डॉक्टर फारूक साहब को पंजाब पुलिस के वो जो जालिम ओहदेदार थे, जो कोई भी थे, उन्होंने कहा कि हमने आपकी बेटी और आपकी वाइफ जो है यहाँ लाई हुई है और आपके सामने उससे उन्हें बरहमना करके जो है उनके साथ आजादी की कातिल फौज, पाकिस्तान की बातल प्लीज 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 पाकिस्तान की बातल वो जो जाती, अब मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, तो अदरवाइज आप जो बयान हम लेना चाहते हैं वो बयान आप जो है ना वो दें। बहरहाल वो उस तशद्दुद, देखिए इंसानों की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, शायद ये एक बहुत बड़ा मरहला था उनके लिए और उन्होंने वो बयान दे दिया। बाद में अदालत में उन्होंने बताया कि जी ये तशद्दुद के ज़रिए जो है मुझसे ये बयान लिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन मकबूल भट्ट शहीद ने उस दोस्त को भी माफ़ कर दिया, हालांकि वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस केस का। और हमारे यहाँ आलम ये है तंग नजरी का, तासुब का, कि वो जो जिस खित्ते से हम आए ना, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हर वो शख्स जो सियासत में आना चाहता है और सियासत का आगाज करता है तो जो उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ये होती है कि जनाब मैं रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जनाब इस सियासी फील्ड में आया हूँ। हर शख्स आप उठा के देखिए, अखबारों के मुंह काले हुए होते हैं इन बयानात से। एक मरतबा ये गालिबन मैं 2011 में जब यहाँ आया था तो नॉटिंघम से किसी दोस्त ने कहा जी कि रेडियो के लिए आपका इंटरव्यू करना है। तो मैं ब्रेडफोर्ड था तो फ़ोन पे वो उन्होंने किया। मैंने कहा ये हालत ये है कि हम में से हर शख्स जो है वो जम्मू कश्मीर को आज़ाद तो कराना चाहता है, यानी एजे के से जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हालत ये है कि जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी
वतन की हुर्मत, वकार और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की, तकालीफ उठाई, अपने वालिदैन को छोड़ा, गरीबुल वक्ती इख्तियार की और पेशावर जैसे समाज में जहाँ ना उसकी ज़बान थी ना कल्चर था, वहाँ अपनी दो बीवियाँ और अपने बच्चे छोड़ के वो बार बार उस तरफ जाता था। क्या था उसके अंदर, क्या तड़प थी, क्या दुख था उसे, क्या तकलीफ थी उसे? बुनियादी तौर पे वो कसमपुरसी में के अंधेरों में डूबी उस कौम को उससे उभारना चाहता था। कहता था कि 5,500 साल तारीख के हम अमीन हैं और वो गुमगुश्ता तारीख उसके रेस्टोरेशन में चाहता हूं। मैं महाराजा ललिता दत्ता और मैं सुल्तान शहाबुद्दीन सदरुद्दीन के उस जम्मू कश्मीर को तलाश कर रहा हूं। क्या बुराई थी उसमें? और आलम यह है कि उस आज़ाद कश्मीर जिसे बार बार ये कहा जाता है कि जनाब ये तो हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के लिए जो हमने इसे आज़ाद कराया, उस बेस कैंप की हालत यह है कि जिस शख्स ने इस वतन, इस रियासत में बसने वाले उस वक्त 1.25 करोड़ तो 1.5 करोड़ लोग कहते हैं, 1.5 करोड़ इंसानों की आज़ादी, हुर्मत, वकार के लिए इतनी तकालीफ उठाई, उसके नाम पे किसी एक मोहल्ले का नाम नहीं रखा गया, उसके नाम के ऊपर किसी एक ब्रिज का नाम नहीं रखा गया, किसी एक कॉलेज, किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम उसके नाम पे नहीं रखा गया कि लोग उससे इंस्पायर होके तो उस हकीकी जदोजहद आज़ादी के साथ जुड़े। हिंदुस्तान से, भारत से ये गिला हम क्यों करते हैं कि उसने मकबूल भट्ट को फांसी पे चढ़ाया और फिर उसके बाद उसे जेल में दफन कर दिया? क्यों करते हैं हम ये गिला? हमारा अपना अमल जो है वो कितना उस राइट डायरेक्शन में है, हम खुद कितना, मैं तो ये समझता हूँ सच्ची बात है, मैं दोस्तों का दिल रखने के लिए और एक बड़े उस कौमी इत्तेहाद के लिए मैं उस दिन जो है लंदन गया, ये 11 फरवरी को, और मैं ये जानता हूं कि मकबूल भट्ट शहीद को जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद और खुद मुख्तार होगी तो हम पूरे प्रोटोकॉल और पूरी अज़मत के साथ उसकी रिमाइंड से हम हिंदुस्तान से लेंगे। ये दरख्वास्तों से, ये पटिशन से ख्वाजा सिंह की बात मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये कोई देने वाला नहीं है हमें। बाकीरा हमारी है, जंग हमारी जारी है, बाकीरा हमारी है, जंग हमारी जारी है, बाकीरा हमारी है, जंग हमारी जारी है। अजीज दोस्तों, मकबूल भट्ट अनपढ़ कोई जो है वो कोई जाहिल शख्स नहीं था, हाईली एजुकेटेड, MA LLB। पेशावर यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ता था तो उसके साथ उसके जो कलीग्स थे, अहमद फराज, पाकिस्तान का इतना बड़ा शायर, प्रोफेसर तलहा, प्रोफेसर जहीन अहमद और कुछ और ऐसे नामी ग्रामी शख्सियात जो पेशावर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबा हजात में अपनी सर्विसेज देते रहे, उनका क्लास फेलो था। और मकबूल भट्ट शहीद की कमिटमेंट के ऊपर अहमद फराज ने कई मरतबा यह वाक़या सुनाया है हमारी कश्मीरियों की मजलिसों में। मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ उससे। उन्होंने कहा कि मकबूल भट्ट शहीद के चेहरे पे दाढ़ी जो है बड़ी जचती थी, तो जो क्लास फेलो, फीमेल क्लास फेलोज थी, वो बहुत ज़्यादा मकबूल के पास आके तो डिस्कशंस किया करती थी। तो अपना कहते हैं कि मैं उससे बड़ा जेलस होता था। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शेर के ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा था कि ये शेर किस शायर का है। मैंने कोट किया कि फलां का है, मकबूल कह रहे थे कि फलां का है। तो मैंने मकबूल को कहा कि चलें शर्त लगाते हैं, मैं हारा यानी अहमद फराज हारा तो मैं 100 रुपये दूंगा। तो
मकबूल अगर तुम आ रहे तो चलो, अभी तुम्हारा जो ना रोज़गार वगैरह का सिलसिला यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, तो तुम इसका करना, तुम दाढ़ी मुंडवा लेना। तो उन्होंने खुद कहा कि मैं चाहता था किसी तरह से इसकी ये दाढ़ी साफ हो जाए। कहेंगे ठीक है, शर्त तय होगी। और बाद में जाके हमने वो लाइब्रेरी से रिसर्च की और पता चला कि वो जिसका मैं कह रहा था, अहमद फराज कह रहा था, उसी शायर को शेर निकला। दूसरे दिन जब हम उर्दू डिपार्टमेंट में मौजूद थे तो रिसर्च हुई, तो थोड़ी देर के बाद मैंने किसी को कहा मकबूल कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी पता नहीं है। किसी और दोस्त से पूछा तो उन्होंने कहा जी वो तो STC की जो कंटीन के साथ जो बार्बर है वो वहाँ मैंने देखा है। यानी हम सारे दोस्त वहाँ पे चले गए और मकबूल की जो आधी दाढ़ी मुंडी हुई थी, 6 हो रही थी उन्हें। ऐसी बात में उन्होंने मजाक भी किया, उन्होंने कहा शायद मकबूल भी जो है दाढ़ी मुंडवाना चाहता था। लेकिन आप जानते हैं कि पेशावर जो है पठान माशरा है, वो कुछ मामलात में बड़ा पुरतशद्दद वो भी है, वो माशरा भी रिजिडिटी बहुत है। तो वो बार बार मान नहीं रहा था उनकी दाढ़ी शेव करना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आपको शेव करनी ही पड़ेगी। तो कहने का उनका मकसद ये था कि यानी आम जिंदगी में भी उस शख्स की कमिटमेंट जो है वो इतनी आला और अरफा, उसका म्यार इतना हाई था, उन्होंने ये देखे बगैर कि मुझे ये दाढ़ी मुंडाते कितनी मुश्किलात होंगी, उसके बावजूद उन्होंने वो दाढ़ी मुंडवा दी। कि हमने ये कहा भी कि हम मजाक कर रहे थे आपके साथ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो बनता है सो तय है। तो ये वही कमिटमेंट है बुनियादी तौर पे जिसने मकबूल भट्ट शहीद को वो मुकाम दिया कि आज हम वजह तौर पे उंगलियों पे मकबूल भट्ट को ची गवारा के साथ, उमर मुख्तार के साथ, अहमद बिन बेला के साथ, होचिमू के साथ गिन सकते। शहादत तक बहुत कम लोग मकबूल भट्ट को जानते थे, लेकिन जब वो शख्स सुएदार चढ़ा तो फिर हमारी सबकी अज़मतों का एक निशान बन गया। आशिकी, सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर हमें। पसंद करता हूँ अपनी बात को कि हमने जो ये मर्जर किया है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक हम पहुँचे। मैं माज़रत के साथ नदीम असलम साहब से, नदीम असलम साहब आज शायद दिन नहीं था जो आपने इसकी जो हिस्ट्री आपने बयां की, ये हम अपनी मजलिसों में करेंगे और करनी भी चाहिए। सब कुछ होना चाहिए, हर बात के ऊपर जो है नज़र होनी चाहिए, क्योंकि और हमारे अहबाब मेहमान आए हुए, मौका महल को देखना होता है। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए, भट्ट साहब ने कहा था कि हमें अपने दुश्मन के आसाब पे सवार होना, हमें अपने दुश्मन का पीछा सड़कों, पहाड़ों, जंगलों, मैदानों और दरियाओं में भी करना है, और उस वक्त तक करते रहना है जब तक कि हम उसके ऊपर आखिरी ज़र्ब न लगा दें। जंग कोई आसान जंग नहीं है, जंग बहुत मुश्किल जंग है। उस जंग के लिए अपने आप को सफरा करने के लिए आपको एक भरपूर तैयारी की ज़रूरत है। मैंने पिछले हफ्ते भी दोस्तों से ये बात शेयर की थी कि भट्ट साहब का तैयारी का अंदाज़ ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में ग़ुलाम मुस्तफ़ा अलवी साहब के साथ वो गए हुए थे, रात को गालिबन या किसी दोस्त के घर या किसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। मुस्तफ़ा अलवी साहब जब सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जागे उठे तो उन्होंने देखा कि मकबूल का बिस्तर खाली है। उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने देखा है वो बाहर कहीं गए। मुस्तफ़ा अलवी साहब जो कि रावी हैं खुद इस वाक़े के, तो कहने लगे कि मैं बाहर गया और मैंने बाहर वो जो हमारी रहाइश थी जिस जगह पे, उसके साथ ही दरियाए सिंध, जिसे वहाँ पे गुलशेर के नाम से याद किया जाता है उस दरिया को, मकबूल भट्ट उस ग्लेशियर्स के पानी के साथ नहा रहा था।
तो गुलाम मुस्तफा अली साहब कहते हैं कि उस घर में गर्म पानी अवेलेबल था, नहाने के लिए, वजू करने के लिए, जिसके लिए भी आपको चाहिए था, गर्म पानी अवेलेबल था। और इस बात को, इस तैयारी की जो बात है, ये बात फिर बहुत बाद में श्रीनगर के मेहताब बाग इंटरोगेशन सेंटर के उस SSP लेवल के ऑफिसर ने जब कमेंट्स लिखे या कोई जो है वो कोई स्टेटमेंट दिल्ली सरकार को भेजी, तो उन्होंने कहा कि इस शख्स के ऊपर तशद्दुद करने का कोई फायदा नहीं। ये शख्स ज़हनी और जिस्मानी तौर पे हर तरह के तशद्दुद के लिए तैयार है। इतनी मामूली बात नहीं है, ये जंग इतनी आसान जंग नहीं है, इसके लिए तैयारी की जरूरत है। और तैयारी जो है वो हमसे डिसिप्लिन का और नज्म का तकाजा करती है। जब हम डिसिप्लिन हो जाएंगे और एक हकीकी नज्म ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर जम्मू कश्मीर के नक्शे को, जम्मू कश्मीर के झंडे को अक़वाम आलम के आज़ाद झंडों में जो है लहराने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे एक दोस्त असद हसन ज़िया का एक शेर है, पाँव की जंजीर से मैंने एक शमशीर बना ली है, पाँव की जंजीर से मैंने एक शमशीर बना ली है, जाओ जाकर खबर करो मेरे वक्ती आका हूं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का।